नमस्कार, दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट डिफेंस एंड इंटरनेशनल अपडेट्स पर आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस। फाइनली भारतीय नौसेना को जल्द ही 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स मिलने वाले हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से 63,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी जा चुकी है। जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी रूस यात्रा पर जाने वाले हैं, जहां पर रूस की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को पहले ही न्योता भेजा जा चुका है। यूरोप के एक और देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए आवाज उठाई है और भारत के विदेश मंत्रालय ने खुद इस बात की कंफर्मेशन दी है और जल्द ही हमारी राष्ट्रपति इस देश की यात्रा करने भी जा रही हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच बदलते रिश्तों के चलते भारत ने बांग्लादेश के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। भारत की तरफ से बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को पूरी तरीके से खत्म किया गया और इससे बांग्लादेश हर साल करोड़ों रुपए की कमाई कर रहा था, जो पूरी तरीके से अब बंद हो जाएगी। तो आइए आज की इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारा काम और रिसर्च पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले राफेल से आ रही अपडेट की बात की जाए तो राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से 63,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी गई है। लेकिन जब इस राफेल की बातचीत शुरू की गई थी तब ये 40 से 43,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, लेकिन अब समय के साथ बढ़ती महंगाई के चलते इसकी वैल्यू 63,000 करोड़ तक पहुंच गई है। और इस प्रोजेक्ट को हम इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि भारतीय नौसेना को अब ताकत देना जरूरी हो चुका है। लगातार हिंद महासागर के अंदर चीन की बढ़ती ताकत, अलग अलग लोकेशंस पे आकर के भारत के सीक्रेट प्रोजेक्ट पर नजर रखना, भारत के आस पड़ोस में नए रडार्स को तैनात करना और अपने आधुनिक सबमरीन्स, अपने आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर्स को समुद्र में लगातार लॉन्च करना, ये भारत के लिए बड़ा चैलेंज बन जाएगा। क्योंकि भले ही चीन आज भारत से दोस्ती की बात कर रहा हो अमेरिका के टैरिफ के चलते, लेकिन चीन जैसे देशों का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देश भी तमाम तरीके की टिप्पणियां भारत पर कर रहे हैं, तो बे ऑफ बंगाल के अंदर भी भारत को अब मजबूत कदम रखना होगा। फिलहाल राफेल मरीन फाइटर जेट सेम राफेल फाइटर जेट जैसा ही, बस इसके अंदर कुछ एडवांस फीचर्स हैं जिससे इसे मरीन फाइटर जेट कहा जाता है और इसके एडवांस फीचर्स की वजह से ही ये बड़े एयरक्राफ्ट के ऊपर आसानी से टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत सरकार की तरफ से जिस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है ये एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, यानी कि फ्रांस के अंदर अगर सरकार बदलती भी है तब भी इस डील पर किसी तरीके का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इस डील को ब्रेक डाउन किया है तो इंडियन नेवी को 22 सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट दिए जाएंगे और 4 ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट के वेरिएंट्स डिलीवर किए जाएंगे। ये डिलीवरी एक्सपेक्टेड है 2029 से 31 के बीच, यानी कि अभी भी हमें 5 से 6 सालों का टाइम लग जाएगा इन फाइटर जेट्स को भारत तक लाने में, क्योंकि इनका प्रोडक्शन होगा, उसके बाद टेस्टिंग एंड देन सारी फैसिलिटीज कंप्लीट होने के बाद ये फाइटर जेट भारत पहुंचेंगे। और इस 63,000 करोड़ रुपए के वैल्यू के अंदर सिर्फ फाइटर जेट की कॉस्ट नहीं शामिल है, बल्कि डसॉल्ट एविएशन जो इन्हें बनाती है उसके पूरे कॉन्ट्रैक्ट, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, एमआरओ फैसिलिटी और बहुत सारी चीजें इंक्लूड करने के बाद इसकी ये फाइनल वैल्यू है। फिलहाल इन फाइटर जेट को इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर लाइक आईएनएस विक्रांत इन पर डिप्लॉय किया जाएगा ताकि हम मिग-29 जैसे एयरक्राफ्ट को रिप्लेस कर पाए, क्योंकि ये काफी ज्यादा पुराने हो चुके हैं। लेकिन 2029 और 31 काफी ज्यादा लेट टाइम लग रहा है, ऐसे में भारत और चीन के बीच कोई नया विवाद न शुरू हो जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रूस के उप विदेश मंत्री आंद्रो रोडको ने कहा कि रूस ने प्रधानमंत्री मोदी को द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर विजय की 80वीं गांठ वर्ष के अवसर पर 9 मई को आयोजित होने वाले समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। मॉस्को को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी 9 मई की परेड में शामिल होंगे और रूसी समाचार एजेंसी के मुताबिक ये सारी इन्फॉर्मेशन सामने निकल के आई है। और इस वर्षगांठ के इतिहास की बात की जाए तो जनवरी 1945 में सोवियत सेना ने जर्मनी के खिलाफ आक्रमण अभियान शुरू किया, जिसमें 9 मई को कमांडर इन चीफ ने जर्मनी की बिना शर्त आत्मसमर्पण के अधिनियम पर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे युद्ध समाप्त हो गया और अब इसके 80 साल पूरे हो रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का रूस जाना, इससे कई बड़े मायने हो सकते हैं। 9 मई को प्रधानमंत्री वहां पहुंचते ही कई और इम्पोर्टेंट डिफेंस डील आगे बढ़ा सकते हैं, बिकॉज इस समय भारत के आसपास आपको अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। फिर चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या फिर म्यांमार, सब जगह पर दिक्कतें ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसे में भारत को एडवांस हथियारों की ज़रूरत पड़ने वाली है, स्पेशली फाइटर जेट्स की।
एंड रशिया ऑल्सो इस बात को बोल चुका है कि हमारे पास जो पुणे के अंदर रशियन फैक्ट्रीज हैं इनमें 30 to 40% मॉडिफिकेशन करने के साथ हम यहाँ पर Su-57 जैसे एडवांस फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंप्रेसिव। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट यूरोपियन यूनियन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर बीते मंगलवार को विदेश मंत्रालय ने इस बात की कंफर्मेशन दी कि पुर्तगाल, जो कि एक यूरोपीय देश है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए और अपना पूरा समर्थन देता हुआ पाया गया। और ये खबर ऐसे समय में सामने निकल के आती है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पुर्तगाल की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर पहुंची हैं। और आज भले ही ट्रंप के आने की वजह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ज्यादा वैल्यू ना बची हो, लेकिन ट्रंप का कार्यकाल कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा और इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की वैल्यू वैसी की वैसी बनी रहेगी। लेकिन सालों पहले बनाए गए इन संस्थानों में सुधार की जरूरत है। भारत लंबे समय से इसके सुधार की बात करता है और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत, ब्राजील, जापान जैसे देश लगातार इसमें चेंजेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल है। इसके बावजूद भी हमें स्थायी सदस्यता नहीं दी जा रही। अब इसमें स्थायी सदस्य उन देशों को शामिल किया गया है जैसे कि चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएस और यूके। अब इन सभी देशों के पास परमाणु हथियार है, लेकिन भारत के पास भी परमाणु हथियार है। लेकिन उस समय जब इस संस्थान को बनाया गया तब भारत के पास परमाणु हथियार नहीं थे। लेकिन समय के साथ चीजों को अपग्रेड किया जाना चाहिए और भारत जैसे देशों को यहाँ पर शामिल किया जाए। और एक और देश ने भारत का समर्थन किया है और अगर किसी दिन सूरज पश्चिम से निकल आए और चीन जैसे देश समर्थन कर दें तो भारत के लिए सारे रास्ते आसान हो जाएंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट पाने के लिए। लेकिन चाइना ऐसा कभी नहीं होने देना चाहेगा, क्योंकि चाइना जानता है भारत को परमानेंट सीट मिली, भारत वीटो का इस्तेमाल करते हुए अक्साई चीन, पीओके, अरुणाचल प्रदेश की टेरिटरीज को स्ट्रांगली क्लेम करना शुरू कर देगा और वहां पर अपने कंट्रोल्स भी वापस ले लेगा। तो डेफिनेटली ये चाइना के लिए काफी चैलेंजिंग हो सकता है और इसीलिए शायद चीन इस बात को आगे नहीं बढ़ा रहा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत और बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत और बांग्लादेश के बीच में साल 2020 में शुरू हुई ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को अब भारत की तरफ से समाप्त किया जा चुका है, जिसके तहत बांग्लादेश अपने सामान भारतीय बंदरगाहों पर भारतीय हवाई अड्डे पर एक्सपोर्ट कर देता था, जिससे हम उस सामान को किसी तीसरे देश के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे थे। और इससे बांग्लादेश का जो एक्सपोर्टिंग कॉस्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जा रही थी, क्योंकि भारत लगातार चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता रहता है। बिलियंस ऑफ डॉलर की हम चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया में और इससे बांग्लादेश को अच्छा फ़ायदा मिल रहा था। भारत की अब बचाई हुई एक्सपोर्ट कॉस्ट का इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश अच्छा पैसा कमा रहा था। लेकिन जिस तरीके का रवैया मोहम्मद यूनुस का देखने को मिला है, भारत ने एक ऐसा रीज़न देते हुए इस प्रोजेक्ट को सस्पेंड किया है जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। जून 2020 में भारत और बांग्लादेश के बीच इस फैसिलिटी की शुरुआत की गई थी, लेकिन अब इसे पूरी तरीके से खारिज किया गया। इसमें ज़्यादातर भूटान, नेपाल, म्यांमार जैसे देशों को बांग्लादेश अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा था और कुछ बड़े देशों को भी चीज़ें एक्सपोर्ट की जा रही थी। अब भारत के रीज़न की बात की जाए तो भारत का कहना है कि हमारे पास अब कार्गो हैंडलिंग की कैपेसिटी नहीं है। बांग्लादेश से जो ट्रक भारत आते हैं उनकी वजह से ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारे पोर्ट्स पर, हमारे एयरपोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही है, इसलिए इस भीड़ को हम मैनेज नहीं कर सकते और अब इन्हें वापस बांग्लादेश को किसी और रूट का इस्तेमाल करते हुए भेजना होगा। और डेली 20 से 30 ट्रक सिर्फ दिल्ली पहुंचते थे, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा बिजनेस इस रूट के जरिए हो रहा था। बाकी भारत सरकार के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।